अब तक हमने MPPSC 2019 स्पेशल टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट क्रमांक 1 पर चर्चा पूर्ण की। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ आपको अवश्य मिला होगा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम टेस्ट क्रमांक 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि विगत वर्षों में समसामयिकी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष 2019 में भी ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट क्रमांक 2 के समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे चर्चा की कि हमें उन संदर्भों को समझना है जिन संदर्भों से समसामयिकी के प्रश्न बन सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्तित्व पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें, इसी वर्ष अक्टूबर 2018 में महात्मा गांधी की 150वीं तिथि थी और वहीं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं घाना के कोफी अन्नान, उनकी मृत्यु हुई। यह भी पूछा गया है कि कोफी अन्नान किस देश से संबंधित रहे। आपसे यह भी पूछा गया है कि कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कब रहे, कब से कब तक रहे और किस क्रम के रहे। अब ये सारी चीज़ें आपस में कैसे कोरिलेट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोफी अन्नान की मृत्यु हाल ही में हुई है, जो कि तारीख है 18 अगस्त 2018। 18 अगस्त 2018 को कोफी अन्नान की मृत्यु हुई। वहीं वर्ष 2018 में महात्मा गांधी की 150वीं तिथि भी मनाई गई, यानी कि तथ्यात्मक रूप से कोफी अन्नान महत्वपूर्ण है, वहीं फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से महात्मा गांधी महत्वपूर्ण है। और कोफी अन्नान महात्मा गांधी की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इसलिए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आपसे। जैसे ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस देश से थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। उत्तर मिलेगा आपको घाना। आपसे ये पूछा जा सकता है, अब यहाँ पर वो संस्था महत्वपूर्ण हो जाती है जिस संस्था से कोफी अन्नान जुड़े थे। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, वो तारीख कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव थे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के कौन महासचिव थे जो कि भारत पर यात्रा पर आए। इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर मैं एक प्रश्न लेकर आना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। जैसा कि बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वह किस देश से थे। आप सभी जानते हैं उत्तर है घाना। अब कुछ देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी इसी विषय में कि आपको 3 चीज़ें साथ लेके चलनी है। नंबर 1 कोफी अन्नान एज ए पर्सनालिटी, नंबर 2 गांधीयन फिलॉसफी और नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसमें महासचिव का पद। जैसा कि आप जानते हैं कि घाना देश के राजनयिक कोफी अन्नान जो थे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1997 से वर्ष 2006 तक महासचिव रहे थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव रहे। जबकि बच्चों ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो कि महासचिव बने। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यूएनओ के प्रथम अश्वेत महासचिव कौन है। उत्तर मिलेगा कोफी अन्नान। इसी समय अब आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन हैं, तो आप सभी जानते हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है समसामयिकी से। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 से 3 अक्टूबर 2018 के मध्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत की यात्रा करने वाले व्यक्ति कौन थे जो कि यूएनओ के महासचिव भी हैं। और आंसर मिलेगा आपको एंटोनियो गुटेरेस। आप ध्यान ही रखें बच्चों कि कोफी अन्नान की जो गांधीयन फिलॉसफी थी और उसको अफ्रीका में लागू करने के पश्चात इन्हें उपाधि मिली थी अफ्रीका के गांधी। साथ ही साथ इनके कार्यों से प्रेरित होने के पश्चात नोबल शांति का पुरस्कार, नोबल पुरस्कार शांति के लिए वर्ष 2001 का इन्हें दिया गया था। अब बात यहीं तक रुकती नहीं है, अब बात आती है नोबल पुरस्कार, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स समसामयिकी से संबंधित है। जैसे कि वर्ष 2018 का शांति का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया, और आप सभी जानते हैं बच्चों ये नादिया मुराद जो कि इराक के हैं,
डॉक्टर डेनिस मुक्वेरेबे जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो से हैं। इन दोनों को वर्ष 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में काम करने के लिए, क्षेत्र तो शांति है, समाज सेवा भी है, स्पष्ट है, परंतु किस कार्य के लिए दिया गया? तब आपका उत्तर होगा कि युद्ध व सशस्त्र संघर्ष के दौरान यौन हिंसा को एक उपकरण के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो नादिया मुराद तथा डेनिस मुक्वेरेबे ने यह कोशिश की कि इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। जैसे कि आप देखते हैं ISIS जैसी जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी संगठन है, या अफ्रीका में चल रहे सशस्त्र संघर्ष हो या मध्य एशियाई क्षेत्रों में होने वाले संघर्ष हो, वहाँ पर यौन हिंसा या यौनिकता के आधार पर अपने संघर्ष को जस्टिफाई करना या फिर एक सशस्त्र संघर्ष में इसको एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा विभत्स है, खतरनाक है। ऐसी स्थिति में इनका जो प्रयास है नादिया मुराद तथा डेनिस मुक्वेरेबे का काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इनके इन्हीं प्रयासों के कारण नोबेल का 2018 का शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1979 में। किन्हें दिया गया था? अल्बानियाई मूल की मदर टेरेसा को, जो कि भारत की नागरिक बन चुकी थी, भारतीय नागरिक जो कि अल्बानिया की थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मदर टेरेसा मूलतः किस देश की थी? अल्बानिया की थी। इन्हें 1979 का नोबेल पुरस्कार मिला। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की बात करें। देखिए, समझिए आप, मैं किस प्रकार से एक घटना को दूसरी घटना के साथ जोड़ रहा हूँ और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अफ्रीकी व्यक्ति, भारतीय गांधीयन फिलोसफर, इन सबको आपस में मिलाने के पश्चात MP तक आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर आप जानते हैं, कैलाश सत्यार्थी। ये भी पूछा गया है कि किस जिले से बिलोंग करते हैं? उत्तर है विदिशा। ये भी पूछा गया है कि इनके संगठन का नाम क्या है? उत्तर मिलेगा बचपन बचाओ आंदोलन। तो बच्चों, इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को तैयार करना है और खासकर पुरस्कारों में, व्यक्तित्व में। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि इतिहास वाले जो सेगमेंट में आप गांधी को बहुत अच्छे से तैयार करें, गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक, और साथ ही साथ उनकी फिलॉसफी को भी, और वे लोग जिन्होंने गांधी को फॉलो किया और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध रहे, और मध्य प्रदेश के वे लोग जो प्रसिद्ध गांधीवादी रहे। और इस प्रकार आपका ये सेगमेंट तैयार हो जाएगा। बच्चों, कहीं भी समसामयिकी में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम आपसे विदेश नीति पूछी जा सके। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कभी नहीं कहा कि आपसे फॉरेन पॉलिसी पूछेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कभी नहीं कहा कि अमेरिका की विदेश नीति पूछेंगे। परंतु जब प्रश्न बनते हैं तो आप भौचक्के हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि नॉर्थ कोरिया के किस शासक के साथ इस वर्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भेंट की थी, वार्ता की थी। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। विश्व में लगभग 200 देश हैं। अगर सभी 200 देशों की अगर आप विदेश नीति पढ़ने जाएंगे तो आप भूत बन जाएंगे, यानी कि आप मानव नहीं हैं, आप सुपर नेचुरल पावर से युक्त हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं तो नहीं हूँ और खासकर आप भी नहीं होंगे। अब थोड़ा सा समझिए इस बात को। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, कोरिया, चीन और हमारे लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हमारे लिए महत्व रखते हैं और विश्व में डोमिनेट करते हैं। कुछ तो हमारे लिए महत्व रखते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये विश्व में डोमिनेंस की स्थिति में नहीं है, परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर हमें इनका आमना सामना करना पड़ता है। परंतु चीन, अमेरिका जैसे देश वैश्विक स्तर पर डोमिनेट करते हैं और भारत से जुड़े हुए हैं क्योंकि भारत विश्व की एक उभरती हुई शक्ति है। अब जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है बच्चों कि आपसे उम्मीद की जाती है कि अमेरिका या चीन जैसे देशों की जो विदेश नीति है उसको आप समझें, ताकि भारत के पक्ष में और उसके विपक्ष में वो किस तरह से चलाई जा रही है उसको आप समझ सकें। इसी से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आप देखते हैं कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया और ईरान को एक समय दुष्ट राष्ट्रों की संज्ञा दी थी। क्या कहा था? इविल कंट्रीज। और आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपने कार्यों से, खासकर इस प्रकार के कार्य जिसमें वो मिसाइल टेस्ट करता है या फिर परमाणु बम के परीक्षण की बात करता है, तब अमेरिका के कोई ना कोई स्टेटमेंट आते हैं। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दो ध्रुवों की तरह है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसको समझना है तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 के लगभग जब अमेरिका
मित्र राष्ट्रों के साथ दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, तब जापान कोरिया के उत्तरी क्षेत्रों में स्थित था और जापान के विपरीत अमेरिका साउथ कोरिया में प्रभावित था। जब संघर्ष खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं खत्म हुई, तब नॉर्थ कोरिया पर जापान का प्रभाव या फिर कहें कि जो सोवियत प्रभाव था, सोवियत पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखें अमेरिका और सोवियत संघ साथ साथ लड़े थे, परंतु युद्ध के पश्चात सोवियत संघ और अमेरिका नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हो गए। उन्होंने एक शीत युद्ध की शुरुआत की और इसी शीत युद्ध के प्रभाव के अंतर्गत कोरिया उनके प्रभाव क्षेत्र में आया। नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर के प्रभाव में और साउथ कोरिया अमेरिका के प्रभाव में, और यहीं से कोल्ड वॉर सिचुएशन बनी और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विभाजन हो गया। एक बार आपसे पूछा गया है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी जो रेखा है वो विभाजित करती है। उत्तर है 38 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे 38 डिग्री समानांतर रेखा भी कहते हैं। दूसरी बात, अब आप देखेंगे इसी वर्ष एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब जून 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की वार्ता हुई और नॉर्थ कोरिया में और अमेरिका में शांति की पहल शुरुआत हुई। ये काफ़ी ड्रामेटिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इस पर आपकी नज़र जानी चाहिए। तो बच्चों, एक अगला प्रश्न जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसी महत्व को या इसी पॉइंट ऑफ व्यू के सामने रख रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस एक प्रश्न की प्रवृत्ति को जानकर आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को और ज़्यादा पैना करेंगे, ज़्यादा प्रभावी बनाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की ऐतिहासिक वार्ता 12 जून 2018 को कहाँ पर संपन्न हुई, वो स्थान कौन सा है? और आप सभी जानते हैं बच्चों कि ये स्थान था सिंगापुर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि 12 जून 2018 को सिंगापुर में अमेरिका तथा उत्तर कोरिया राज्य के मध्य एक वार्ता आरंभ हुई, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम बाद में देखने को मिले और इसी कारण पिछले 65 वर्षों से जो उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा था वो काफ़ी कम हुआ। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है। इस प्रकार आपको वह स्थान भी याद रखना है जहाँ पर इनकी वार्ता हुई, और स्थान कौन सा है? सिंगापुर।